हम टॉपिक कर रहे थे आपका हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर वाला, यही कर रहे थे ना। इसमें हमने अभी टॉपिक स्टार्ट करना है कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज़। जितने भी एम्प्लॉइज़ कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी वेलफेयर के लिए मीन्स उनको कंपनी में जितना टाइम उन्होंने कंपनी में रहना उनको जो जो फैसिलिटीज़ कंपनी प्रोवाइड करेगी उनको बोलते हैं वेलफेयर। मीन्स उनको प्रॉपर तरीके से काम करने में जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो एम्प्लॉइज़ की वेलफेयर के लिए बात करते हैं। इसमें कौन कौन से काम होते हैं? सबसे पहले जैसे कि कैंटीन सर्विसेज। अगर मोर देन किसी कंपनी में 250 एम्प्लॉइज से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो ये हर एक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे एक कैंटीन का होना ज़रूरी है। 250 से ज़्यादा बंदे कंपनी में काम कर रहे हैं तो कैंटीन होना ज़रूरी है। वहाँ की उनको खाने की फैसिलिटी कंपनी में एम्प्लॉइज़ को मिलनी चाहिए। कंज्यूमर सोसाइटीज़ मीन्स आपके लगता है भी हाँ कोई कंपनी में मोर देन 50 वुमेन्स काम कर रही हैं तो वहाँ पे क्रचेस की फैसिलिटीज होनी चाहिए। जैसे उन बेबीज वाले हों तो छोटे छोटे बच्चों को अगर कंपनी लाना चाहें तो स्पेशल एक रूम क्रचेस का होना चाहिए जहाँ पर बच्चे रहकर अपना इंजॉयमेंट कर सकें। उसके बाद हाउसिंग, लीगल हाउसिंग हम वैसे बोल सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ कंपनी में बाहर के स्टेट से वगैरह आए हुए हैं, कंपनी स्पेशल उनके लिए कोई हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकती है। कोई अकोमोडेशन जैसे उन्होंने कोई बिल्डिंग रेनोवेट की हुई है वहाँ पे उनको रहने की फैसिलिटी भी दे सकती है। ये एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए है। एम्प्लॉय काउंसलिंग, काउंसलिंग का मीनिंग होगा अगर एम्प्लॉयज़ हमें लगता है कोई बेस्ट हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए तो उसके लिए वेलफेयर के लिए उनको बेस्ट एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग भी कर सकती है कि कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो हमारे लिए बेस्ट है, उनको आगे ले जाने के लिए कंपनी देख सकती है। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी होनी चाहिए। जैसे कि हम बोलें कि सेफ्टी रिगार्डिंग संस्था बनी होनी चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट का अलग से होना चाहिए, जो बंदा अकोमोडेशन में है उसके लिए अलग से कोई संस्था बननी चाहिए। तो हर एक चीज़ के लिए कंपनी में बंदों के लिए अलग अलग संस्था बनाई जानी जरूरी है। हॉलीडे होम्स, हॉलीडे होम्स कंपनी जब कंपनी में बंदे के काम कर रहे हैं उनको जो छुट्टियाँ हैं वो तो उनको मिलनी चाहिए। बाइदा भी कभी छुट्टियों पे कंपनी उनको कोई फैसिलिटी दे सके भी हाँ कंपनी इस टाइम के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिल रही है, कहीं घूमना जाना चाहते हैं या फिर कंपनी आपको ले जाना चाहती है, जो कंपनी ये भी काम सभी एम्प्लॉयज़ के लिए करी। एजुकेशन फैसिलिटीज़, अगर कोई पर्सन कंपनी में ऐसे हैं उनको लगता है कि कंपनी के लिए बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं क्योंकि स्टडी हमारे लिए ज़रूरी है, उनको रेगुलर में स्टडी भी करवाना चाहे तो करवा भी सकते हैं। उनको फैसिलिटीज़ ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे आजकल डिस्टेंस एजुकेशन चल रहा है तो ये फैसिलिटी भी दे सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, मोर देन 250 एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होना भी ज़रूरी है। स्पेशल कंपनी की बसेस या फिर कार्स या फिर जीप्स कुछ भी जो है लगी होनी चाहिए तब जो एम्प्लॉयज़ को लेके भी और एम्प्लॉयज़ को छोड़े भी कंपनी उसमें से एम्प्लॉयज़ में से कुछ परसेंट हिस्सा एम्प्लॉयज़ से चार्ज करेगी, बाकी सारी पेमेंट कंपनी को खुद ही पे कर लेगी। पार्टीज एंड पिकनिक्स, जब भी हो साल में एक दो बार पार्टीज या फिर एक साल में एक बार पिकनिक पे ले जाना जरूरी है एम्प्लॉयज़ को एज पर देयर हम बोल सकते हैं एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी। जैसा कंपनी का एनवायरनमेंट है जो भी कंपनी को लगता है इस तरह का कंपनी में काम चल रहा है तो पिकनिक्स और पार्टीज में जाकर उन चीज़ों की प्रदर्शनी वगैरह भी दिखा सकती है, तो काम भी हम कर सकते हैं। मिसलेनियस, इसके अलावा अगर कंपनी में लगता है कोई और भी काम कंपनी एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए कर सकती है तो वो सारी फैसिलिटीज कंपनी को देनी जिम्मेवारी कंपनी की बनती है। स्टेचरी प्रोविजंस हैं। सबसे पहले किसी कंपनी में अगर मान लो कंपनी वेलफेयर में काम कर रही है तो स्टेचरी प्रोविजन में सबसे पहले आ रहा है ट्रेनिंग फॉर द स्किल डेवलपमेंट। हमेशा कंपनी में स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग होना जरूरी है। जो बंदे स्किलफुल आए हुए हैं वो अपनी स्किल से अपनी जॉब में आगे बढ़े, उनका प्रमोशन हो, ये कंपनी की जिम्मेवारी है। सर्विसेज टू द जॉब सीकर्स, जो बंदे जॉब देखने हैं जॉब ढूंढ रहे हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना कंपनी की जिम्मेवारी है। कई बार ऐसा होता है ना कंपनी में भी एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करो कि वो जॉब ढूंढना बंद करें, आपकी कंपनी में ही आगे ग्रो कर सकें। वेलफेयर ऑफ लेबर, लेबर की वेलफेयर के लिए ऑलवेज काम करते रहिए, तभी लेबर आपकी कंपनी में लगातार जुड़ी रहेगी, अगर लेबर छोड़ के जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन और लेबर लेजिस्लेशन, अगर हो सके कंपनी में जो भी एचआर डिपार्टमेंट वाले पर्सन है लेबर के लिए जो रूल्स हैं रेगुलेशन है लगातार चेंज करते रहें, जहाँ पर उसमें कुछ नए बनाते चले जाएँ, ये कंपनी में जिम्मेवारी आती है। बहुत सारे एक्ट दिए हैं इन्होंने लेबर के रिगार्डिंग, फैक्ट्री एक्ट है, माइंस एक्ट है, इसके बारे में डिप छोटा छोटा हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट 1948, ये लेबर लॉ की बुक है, उसमें अलग अलग एक्ट दिए हुए हैं। लेबर एक्ट में सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट आ रहा है कि कंपनी में जैसे उनके वॉशिंग फैसिलिटीज मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होनी चाहिए, फैक्ट्री एक्ट का रूल है। फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ, मान लो कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि जो कंपनी में घर से तो अपनी ड्रेसेस लेके आते हैं लेकिन कंपनी में आके उनको अपनी कंपनी की ड्रेसेस में काम करना पड़ता है। जैसे कोई वॉशिंग का काम है या फिर कोई मान लीजिए लोहे का काम है जिसको वॉश करना ज़रूरी है, तो जैसे कुछ काम जो कंपनी में कंपनी के ड्रेस पहन के ही करने पड़ते हैं, तो सब दोनों के लिए अलग अलग होनी चाहिए, लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग फैसिलिटीज में अलग अलग होनी चाहिए। फैसिलिटी फॉर ओकेशनल रेस्ट फॉर वर्कर्स, अगर किसी कंपनी में लगातार काम खड़े होकर करने वाला है, मान लो 8 घंटे खड़े हो, उसमें रेस्ट का टाइम भी कंपनी में होना चाहिए, जितना टाइम बंदा बीच में रेस्ट कर सकता है, या फिर
डबल पर्सन उस जगह पे रखने चाहिए। कभी एक बंदा बैठ गया दूसरा काम स्टार्ट कर रहा है, तो इस तरह से काम कंपनी में होना ज़रूरी है। फर्स्ट एड बॉक्सेस, अगर मान लो आपकी कंपनी में 150 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो हर एक 150 वर्कर के लिए फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। मल्टीपल में काम कीजिए, मान लीजिए 300 वर्कर हैं तो फर्स्ट एड बॉक्सेस 2 होने चाहिए, वो भी बड़े वाले। अगर मान लीजिए मोर देन 500% काम कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी में एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए, जिसमें हम बोल सकते हैं कि टेम्परेरी बेस से जो डॉक्टर होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, वो आपकी कंपनी में ऑलवेज अवेलेबल होनी चाहिए, जो फर्स्ट एड सर्विसेज कंपनी में एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करें। ये फैक्ट्री एक्ट का रूल है। कैंटीन, जहाँ पर 250 से ज़्यादा वर्कर होंगे, वहाँ पे आपके पास कंपनी में कैंटीन भी होनी चाहिए। उनको सुबह दोपहर शाम का जो भी खाना है जो कंपनी में मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में 30 और मोर वर्कर्स हैं, तो वहाँ पे ऐसा हम बोल सकते हैं कि वुमेन वर्कर 50 से ज़्यादा काम कर रही हैं, तो वहाँ पे क्रचेज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उनके मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आए उनके लिए एक स्पेशल खिलौनों वाला रूम बना के रखा हो। स्पेशल वहाँ पे 1-2 पर्सन की ड्यूटी होनी चाहिए जो बच्चों को संभालने हैं, काम भी कंपनी में। तो अगर आपकी कंपनी में 50 वुमेन से ज़्यादा कंपनीज काम कर रही हैं, वेलफेयर ऑफिसर भी कंपनी में होनी चाहिए। अगर 500 से ज़्यादा कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं, वेलफेयर ऑफिसर में से सबसे पहले सेफ्टी रिगार्डिंग होगा, मीन्स ऑफ सेफ्टी को कंट्रोल करेगा, क्योंकि एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा हैं तो आपको काम करना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास कंपनी में आ रहा है प्लांटेशन लेबर एक्ट, ये 1951 में पास हुआ था। ये भी इन्होंने भी अलग अलग वही पॉइंट दोबारा रिपीट किए हैं। कहता अगर आपकी कंपनी में 150 से ज़्यादा वर्कर हैं तो कैंटीन होनी चाहिए, 50 से ज़्यादा वुमेन वर्कर हैं तो क्रचेज़ होने चाहिए, 25 इफ़ देर आर दी 25 और मोर चिल्ड्रन ऑफ ए वर्कर बिटवीन एज 6 to 12, अगर आपकी कंपनी में 6 से 12 साल के बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटी होना भी जरूरी है। कुछ स्टडी भी करवाई जाए बाद में, अगर आपको लगता है कि यहाँ काम करवाना। वैसे तो माइनर को काम करवाते नहीं है, लेकिन ये 1951 का प्लांटेशन एक्ट है, उस टाइम पे डिसाइड किया गया था कि अगर आपकी कंपनी में छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं, उनको स्टडी करवाना भी ज़रूरी है। कि पहले उनको दिन के टाइम में स्टडी करवाएंगे, बाद में अगर उनके हेल्प हुए काम जो करवा सकते हैं वो कंपनी में करवा सकते हैं। प्रोवाइडिंग अम्ब्रेला, ब्लैंकेट्स, रेनकोट्स, वर्कर एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेन एंड कोल्ड। अगर आपकी कंपनी में काम कोई ऐसा, जैसे मार्केटिंग का मैं एग्जांपल बोलूँ, तो एज़ पर द स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो भी बंदे मार्केट में जाएंगे, एज़ पर द वेदर, अगर मान लो बारिश हो तो अम्ब्रेला, रेनकोट वगैरह उनके पास अवेलेबल होने चाहिए, ताकि उनको किसी प्रकार की कोल्ड या फिर कोई फीवर वगैरह की प्रॉब्लम्स ना आए। वेलफेयर ऑफिसर 300 से ज़्यादा पर्सन है तो वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। उसके बाद माइंस एक्ट, ये भी 1951 में पास हुआ था। माइंस एक्ट में भी दोबारा से फिर वो चीज़ें बार बार पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, आप लोग सारे पॉइंट दोबारा से रिपीट करके लिख सकते हैं। फिर आता है मोटर ट्रांसपोर्टेशन वर्कर एक्ट 1961। अगर आपकी कंपनी में कहता मोर देन 500, 250 वर्कर लिखिए, 500 में लिखिए, सप्लीमेंट 250 चलेगा। 250 से ज़्यादा वर्कर हैं, कैंटीन की फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होना जरूरी है। अगर 250 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो कंपनी की जिम्मेवारी है, बसेस उनको लेके भी आएंगे और उनको छोड़ के भी आएंगे, क्योंकि वर्कर बहुत दूर दूर से आने वाले हैं। तो अगर कोई कम वर्कर होते हैं फिर तो कंपनी को पता है आसपास से ही वर्कर होते हैं। मोर देन वो ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो मे बी अलग अलग शहर से भी कई बार वर्कर आते हैं, तो आपकी बसेस भी उस हिसाब से फैसिलिटी के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, अलग अलग शहर से अलग अलग बसेस। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक्ट है 1970 में। अगर आपकी कंपनी, फिर दोबारा से वही पॉइंट लिख रहे हैं कि आपकी कंपनी में वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्सेस होने चाहिए, रेस्ट रूम भी होने चाहिए, अगर आपकी कंपनी लगातार कोई कंपनी में काम चलने वाला है तो। उसके बाद आता है लेबर वेलफेयर ऑफिसर। लेबर वेलफेयर ऑफिसर वैसे 1951 में जो माइंस एक्ट, लेबर प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके अकॉर्डिंग कंपनी जब इफेक्ट एक्ट आया, सभी कंपनी में अगर 500 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लेबर का वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, जिसने उस स्टडी की हो। जैसे मैं बोलूँ कि सेफ्टी रिगार्डिंग, जिसने मैंने सेफ्टी की स्टडी की है तो बंदा उस कंपनी में ज़रूर होगा। वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होता है, जो सेफ्टी रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, उसकी ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी। उसकी ड्यूटी है कि सभी बंदे के ऊपर चेक करना, कौन बंदा सेफ्टी इक्विपमेंट को यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कोई बंदा नेग्लिजेंस यूज़ कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना उस बंदे की जिम्मेवारी होती है। इस तरह के एक्ट में इन्होंने लिखा कि एडवाइजरी, सर्विस ओरिएंटेड, सुपरवाइजरी, ये फॉर्म वही हो गया कि सबसे पहले एडवाइजरी, जो पर्सन ऑफिसर आएगा वो एडवाइस का काम ही करेगा। इस तरह से नहीं है कि जो एम्प्लॉयज़ नहीं भी यूज़ कर रहे सेफ्टी का रिमांड, उनको एडवाइस नहीं करेगा। एडवाइस करना उसकी जिम्मेवारी है कि अगर बाई द वे आप मास्क नहीं लगा रहे जो तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स में भी कोई आपको बीमारियाँ हो सकती हैं। अगर आप हेलमेट नहीं डाल रहे हैं कंपनी में तो मे बी बाई द वे कुछ इमरजेंसी कंडीशन में कुछ हो गया तो आपको चोट वगैरह लग सकती है, तो एडवाइस करना उसकी जिम्मेवारी होती है। दूसरा, सर्विस ओरिएंटेड, जब भी ऐसा कोई पर्सन कंपनी में रखा जाएगा तो एज ए फैमिली बेस पे काम करता है कंपनी के फेवर के लिए, ताकि कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है। मान लो सेफ्टी में जब कोई बंदे कंपनी में काम नहीं करते तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी की कॉस्ट ही बढ़ेगी, तो कंपनी में फैमिली बेस पे काम करेगा ताकि सभी लोगों को उस चीज़ की सलाह दी। सुपरवाइजरी, काम कंपनी में चेक करते रहना जो बंदे कंपनी में काम कर रहे हैं।
फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब होगा लेबर लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स, वर्कर के बेनिफिट के लिए काम करेगा, जिसका काम होता है। पॉलिसी, उसकी पॉलिसी ये होती है कि जो कंपनी में काम चल रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, उसमें न्यू कुछ ऐड करना हो या फिर वर्कर को फैसिलिटीज प्रोवाइड के काम को सिंपल करवाना हो, ये वेलफेयर ऑफिसर के लिए काम होता है। मेडिटेशन, अगर मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब सबके लिए एक सलाहकार का काम करता है जो कंपनी का वेलफेयर ऑफिसर होता है। उसके बाद इन्होंने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स लिखे हैं। मेरिट्स क्या होंगे, कंपनी में एक तो पोस्ट कंपनी बच जाएगी, लोग स्टडिंग लाइफ में आ जाएंगे, कोऑपरेटिव लेवल, इजी बेस्ट कम्युनिकेशन लेवल कंपनी में जनरेट हुआ, कंपनी अपने टारगेट विदाउट इंटरवेंशन जनरेट कर सकती है। डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं कि हाई इन्वेस्टमेंट, कंपनी को हाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जब कोई वेलफेयर ऑफिसर रखेंगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट कंपनी में ज़्यादा पड़ती है, कंपनी को स्पेशल, अगर वर्कर ज़्यादा तब रखेगी, कम छोटी छोटी कंपनी इसको रख नहीं सकती। दूसरा, एम्प्लॉय बीइंग डिसेबल, कई बार डिससेटिस्फाइड भी हो जाते हैं एम्प्लॉयज़, वेलफेयर ऑफिस रखा जाएगा वो तो अपने हिसाब से काम करवाएगा, कंपनी को जो बंदे बर्डन समझते हैं, मान लो फिंगर टिप्स, मास्क, आई ग्लासेस, हेलमेट डालने, तो उनके ऊपर तो कंपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं डिससेटिस्फाइड भी होंगे, कई बार कंपनी छोड़ने भी स्टार्ट कर देगी, हमें काम नहीं करना। बंदे ये नहीं सोचते कि हमारे लिए बेनिफिट है नहीं है, लेकिन कंपनी को कई बार डिससेटिस्फाइड भी हो जाते हैं एम्प्लॉयज़। ये था आपका टॉपिक हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर के रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ के लिए। कोई पॉइंट ऐसा जो आपको लगता है पूछने वाले तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कंटेम्प्रेरी इशू इन HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कुछ कंटेम्प्रेरी इशू होते हैं जो लगातार चलते ही रहते हैं कंपनीज में, बार बार इन चीज़ों के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को काम करना पड़ता है। इन इशू में सबसे पहले उन्होंने लिखा कि एडिंग वैल्यू फॉर ऑर्गेनाइजेशन बोथ लेबर फोर्स एंड बिजनेस इटसेल्फ, बिजनेस में जो लेबर काम कर रही है या फिर बिजनेस जो चल रहे हैं उनमें नया कुछ ऐड करना, ये कंटेम्प्रेरी इशू होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, क्योंकि लगातार एक जैसा काम चलता रहेगा तो मे भी प्रॉब्लम जनरेट होंगी, क्योंकि हर एक बंदा उस चीज़ का आदी हो जाता है। नया कुछ ऐड करना ताकि बंदा सीखने के लिए जाए कि कंपनी में जरूरत है, HR डिपार्टमेंट को इसके ऊपर काम करना ही पड़ता है। नया कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो बंदे बैठ के काम कर रहे हैं वो पुट्ठे होकर काम करेंगे, ऐसा नहीं कुछ कर सकते। मीन्स कुछ फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना या फिर उनको लगे कि हाँ उसको इन्वॉल्वमेंट मिल रही है, ऐसा कुछ ऐड करना, ये उनके लिए एक हम बोल सकते हैं कि इशू है कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। मैनेज टैलेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो टैलेंटेड पर्सनस हैं कंपनी में उनको लगातार बना के रखना, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक हम टेम्परेरी या फिर कंटेम्प्रेरी इशू बोल सकते हैं, क्योंकि टैलेंट जब भी कंपनी में जाने की बात करेंगे तो उनको तो ये होता है कि हमारी सैलरी बढ़ जाए, जहाँ हमें ये फैसिलिटीज मिले। मैनेजमेंट लगातार अगर उनकी डिमांड कंप्लीट करेगी तो प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। मैनेजमेंट को ये होता है कि कुछ बार्गेनिंग करके एडजस्टमेंट करी जाए कि जो हमारा टैलेंटेड पर्सन है वो हमारी कंपनी में ही रहे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ऑल ओवर वर्ल्ड को देखते हुए अगर हम देखें, मार्केट में नया कुछ हो जाता है, लोग अगर एक चीज़ को छोड़ कर दूसरी तरफ भाग रहे हैं, तो हमें कंपनी में अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए भी ग्लोबलाइजेशन को देखना जरूरी होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इसके ऊपर भी काम करना पड़ता है। करंट ट्रेंड मार्केट में किस हिसाब से चल रहा है, हमें भी अपनी कंपनी उस हिसाब से चलानी पड़ेगी। IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मार्केट में कैसे चल रही है, हम बोलें कि कम आजकल मार्केट में तो 5G आ गया या 4G चल रहा है, हम लोग बोलेंगे हमारी कंपनी तो 2G चला रही है, हम नहीं चल सकते, सभी लोग भागेंगे। हो सकता है कुछ ही पर्सन आपके पास रहेंगे जो लोग इंटरनेट नहीं चलाना जानते हैं, कुछ रहेंगे। बिजनेस कंट्रोल, आवर और बिजनेस को कैसे कंट्रोल में लेके चल रहे हैं, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट प्रॉब्लम्स जनरेट होती रहती है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ये भी उनके लिए प्रॉब्लम आती है। इन्फॉर्मेशन वर्कर्स, वर्कर को इन्फॉर्मेशन देना या उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेना, इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए जाएँ, ये भी कंपनी में ज़रूरी है। इन्फो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन, मीन्स मैनेजमेंट कैसे चलेगी, किस तरह से कंपनी को मैनेज किया जाएगा, मैनेजर्स में को क्या रूल आएंगे, मैनेज कैसे बिजनेस को चलाएगा, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए सारे ही कंटेम्प्रेरी इशू हैं जो लगातार कंपनी में चलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि इशू आज आया तो ख़त्म हो जाएगा, आज अगर हमने कुछ सेट कर दिया तो आने वाले टाइम में फिर लोगों का टेस्ट चेंज होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग फिर काम करना पड़ेगा। इसमें एक आपके पास क्वेश्चन आ रहा है मेंटरिंग एंड रिवर्स मेंटरिंग। सबसे पहले बात तो करते हैं मेंटरिंग क्या होती है। जब भी कोई कंपनी में टॉप मैनेजमेंट वाले पर्सन होते हैं या फिर टॉप पर्सन सुपरवाइजर जो अपने बिलो एम्प्लॉयज़ या फिर जूनियर एम्प्लॉयज़ को, जूनियर होते हैं ना, जूनियर एम्प्लॉयज़ को कुछ ट्रेनिंग या फिर अपनी तरफ से सुजेशन देते हैं, उसको बोलते हैं मेंटरिंग। हम बोलते हैं ना हमने इस पर्सन को मेंटर हायर किया है, मीन्स आपको बंदों को ये बताएगा कुछ भी हम बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मेंटरिंग। अपने जूनियर्स को कुछ ना कुछ स्किल्स सिखाना, उनको कोई इन्फॉर्मेशन देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंटरिंग। कंपनियों में आज के टाइम में रिवर्स मेंटरिंग भी स्टार्ट हुई है। रिवर्स मेंटरिंग क्या होती है भाई, जो हमारी कंपनी में टॉप के पर्सनस हैं वो जूनियर्स को इन्फॉर्मेशन तो देंगे ही देंगे, लेकिन जूनियर से जो आज के टाइम में न्यू जनरेशन आ रही हैं उनसे न्यू स्किल सीखने के जो काम बोला जाता है, जो कंपनी उनसे कुछ सीखती हैं उसको बोलते हैं रिवर्स मेंटरिंग। मोस्टली ये ज़्यादातर काम चलता है जापानीज़ कंपनीज में।
वो अपने जूनियर्स को सबसे आगे लेके आते हैं कि इनके पास न्यू टैलेंट होंगे, न्यू शार्प माइंड है, नई जनरेशन आई है, हमें कुछ अलग से करके दिखाएगी तो हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। हमारे इंडिया में मिक्स चलता है, मेंटरिंग प्लस रिवर्समेंट। अमेरिकन में सिर्फ मेंटरिंग चलता है, वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट रूल बनाती हैं, बाकी फॉलो करते हैं। तो हमारे इंडिया में जो मिक्स कम्युनिटी है उसमें रिवर्स मेंटरिंग साथ में है कि जो हमारे पास जूनियर पर्सन आएंगे उनके एज पर द जनरेशन हमें जो न्यू टेक्निक्स सीखने को मिलेंगी और वो मैनेजमेंट उन टेक्निक्स को सीख कर नया कुछ कंपनी में जब काम करते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स मेंटरिंग। पॉइंट क्लियर हो गया? मीन्स जूनियर को भी मेंटर समझा जाता है, उनसे कुछ जब सीखा जाएगा तो उसको बोलते हैं रिवर्स मेंटरिंग। रिवर्स मेंटरिंग में कहते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी। आइडेंटिफाई द स्किल्स, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन ऑफ द पर्सन हैज़। जितने भी कंपनी में पर्सन्स हैं उनमें क्या क्या स्किल्स हैं, उनमें क्या क्या इंटरेस्ट हैं और किन किन चीज़ों से वो इंस्पायर हुए हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें पता लग जाएगा। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन इन स्पेसिफिक स्किल्स, नॉलेज, क्रिटिकल सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस। कंपनी में जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो जो भी रुकावटें आ सकती हैं, जब रुकावटों को कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको मेंटरिंग और रिवर्स मेंटरिंग से। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द अनरिटन रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो कंपनी में रूल्स अनरिटन होते हैं जिनके बारे में किन लोगों को समझ ही नहीं होती, मेंटरिंग और रिवर्स मेंटरिंग से इन चीज़ों को इजीली बेस पे समझा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें कंपनी में लिखी होती हैं, लोगों को नहीं पता लगता। रिवर्स मेंटरिंग में जो एम्प्लॉयज आएंगे वो अपने हिसाब से भी समझा देंगे, भाई इस तरह से इसका काम ये चलता है तो बेनिफिट हमें मिल जाएगा। ऑफर इमोशनल सपोर्ट। कंपनी में इमोशनल सपोर्ट भी ऑफर होती है। आप पहले टॉप मैनेजमेंट से सारा काम करवाएंगे तो मे भी सब लोगों को बर्डन लगेगा, जो एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी तो इमोशनल सपोर्ट हो जाएगी कि हाँ हमारी भी सुनी जाती है भी कंपनी में, तो हमें कंपनी में लगातार काम करना। सर्व एज ए रोल मॉडल। रोल मॉडल की तरह भी हम कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए सभी पर्सन को एक जैसा समझोगे तो मे भी एम्प्लॉयज़ कंपनी को लीव भी कर सकते हैं। हर एक बंदे को उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग आगे आने का चांस मिलेगा, तो रोल मॉडल की तरह हम सभी बंदों को यूज़ कर सकते हैं। हमें बाहर से किसी बंदे को लाने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी में अगर कोई टैलेंटेड पर्सन है उसी को आगे लेके आ जाएंगे, वो रोल मॉडल की तरह कंपनी में काम कर सकता है। Mentor has historically worked चाणक्य वाज टू चंद्रगुप्ता मौर्य। जैसे चाणक्य के लिए तो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे मेंटोर थे, सेम कंपनी में भी हमारे पास ऐसे मेंटोर जनरेट हो जाएंगे हमारे काम के प्रति कि काम को कैसे कंप्लीट करना है। जरूरी नहीं कि सारे रूल्स टॉप मैनेजमेंट भी बनाएगी, कंपनी में लोअर लेवल के लोग भी रूल्स बना सकते हैं, जॉब को कंप्लीट करवा सकते हैं। रिवर्स मेंटरिंग है, कुछ बेनिफिट वही पॉइंट हो जाएंगे। कंपनी अपनी जगह पे जो काम चल रहा है उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम भी करवा सकते हैं, टाइम से पहले अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव भी करवा सकते हैं। सीनियर्स जो पर्सन्स होते हैं उनको न्यू स्किल सीखने का बेनिफिट भी मिल जाएगा। हमारी कंपनी में लर्निंग का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो बंदे कुछ नहीं सीखना चाहते वो भी सीखने के प्रोसेस में आ जाएंगे कि हमें कंपनी में सीखने का बेनिफिट मिल रहा है। तो रिवर्स आपके पास जो मेंटरिंग है उसके बेनिफिट हमें ये मिलेंगे। इसके प्रिंसिपल भी लिखे हैं। अगर आप मान लो कंपनी में रिवर्स मेंटरिंग सेटअप करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो कहते हैं एक प्रोग्राम लेके चलो कि हमने किस बेस पे रिवर्स मेंटरिंग करनी है। हमें जब पता होगा कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम है, शायद कंपनी में ऐसा कई बार होता है कि कोई प्रॉब्लम रिपीटिव मोड पे आती है, बार बार आती चली जाएगी, तो कंपनी वाले क्या करते हैं कि हम लोग अपने हिसाब से जो रूल्स बना रहे हैं वो बार बार वर्क नहीं करते, तो वो रिवर्स मेंटरिंग करते हैं। जो बंदे डायरेक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में या उस प्रोसेस में काम करते हैं उनको चांस दे देता है, भाई ये प्रॉब्लम किस हिसाब से आप लोग भी दूर कर सकते हैं, हमें कुछ सजेशन दीजिए। तो हर एक बंदा अपने हिसाब से सजेशन जिसके माइंड में होते हैं, स्किलफुल पर्सन और जो शार्प माइंड होते हैं, उन पर्सन को समझ के उन प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाता है। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि हम लोग टॉप मैनेजमेंट बैठे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दे और कुछ सोच बोल इस तरह से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कई बार प्रॉब्लम फिर भी रिपीटिव मोड पर रहती है, तो इस तरह से प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रिवर्स मेंटरिंग का होना जरूरी है। विदाउट ए सॉलिड फाउंडेशन इट इज़ लाइक टू एनकाउंटर मोर देन ए फ्यू पम्प्स एक्सपीरियंस। कई बार ऐसे हमारे पास सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, किसी चीज़ का पक्का इलाज नहीं है, तो वहाँ पे रिवर्स मेंटरिंग ही काम कर सकते हैं कि उन लोगों को पकड़ी है जो लोग इन चीज़ में काम कर सकते हैं। मैं बोलूँ कि बार बार कोई प्रॉब्लम आके कंपनी ने मीट ऑफ मशीन की है, अभी जो बंदे मशीन्स के ऊपर काम कर रहे होंगे वही बंदे फाइंड कर सकते हैं। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते आपने गाड़ी खरीदी हुई है, एग्जाम्पल बोले गाड़ी खरीदेंगे हर बार बोलेंगे कि मैं गाड़ी चलाता हूँ कि मुझे पूरी नॉलेज है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट पहले लेनी पड़ेगी। जब लगातार एक चीज़ के ऊपर आप काम करते रहेंगे मे बी आपको भी नॉलेज हो जाएगी। कई बार आपके रास्ते में गाड़ी खराब होगी, आपको जरूरी नहीं है कि हर बार मैकेनिक का लाना पड़ेगा, आपको खुद की इन्फॉर्मेशन हो, आप किसी और पर्सन से पूछ सकते हो उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो रिवर्स मेंटरिंग इस तरह से चलती है। फिर आते हैं स्टेप्स ऑफ रिवर्स मेंटरिंग प्रोग्राम। कंपनी में अगर आपने रिवर्स मेंटरिंग प्रोग्राम लगाना तो क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले डेवलपिंग स्ट्रक्चर प्रोग्राम। कंपनी में एक स्ट्रक्चर पहले से सेटअप कर दीजिए, सब बंदों को उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हम लोग ये सेटअप करने जा रहे हैं। हर एक बंदा कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा, मेक द प्रोग्राम ए प्रायोरिटी। प्रोग्राम को प्रायोरिटी बेस पे रखिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने बोल दिया कल को भूल जाएं। प्रायोरिटी बेस पे सब लोगों को चांसेस मिले कि भाई आइए, अगर आप हिस्सा लेना चाहते हो आप हिस्सा ले सकते हैं। मेंटर मस्ट हैव द पेशेंस,
टेम्परेमेंट टू वर्क विद द सीनियर एग्जीक्यूटिव। जो मेंटर पर्सन होंगे उनके पास एक, हम ऐसे बोल सकते हैं, माइंड में एक ऐसी ऐसी क्लियरेंस होनी चाहिए कि बंदा अगर कोई गलत भी बोल दे हम उसको कर सकें। ऐसे पर्सन भी कंपनी में होने चाहिए। मान लो कंपनी टॉप मैनेजमेंट में पर्सन है, उसने बोला कि ये प्रोजेक्ट हम लगाने जा रहे हैं, आप लोग इन्फॉर्मेशन दो। बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो सही इन्फॉर्मेशन देंगे, बहुत सारे पर्सन ऐसे भी होंगे जो गलत ही बोलेंगे। तो वहाँ पे मेंटर पर्सन के पास अपनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपने आप को पेशेंस में रख सके, हाँ भी उसको लगे कि अपने उससे काबू है। मेंटर मस्ट लर्न व्हाट इम्पोर्टेड हाउ टू दिस शो पेशेंस। मेंटर को ये भी हमेशा देखना जरूरी होगा कि किस चीज़ से हम लोग पेशेंस को जनरेट कर सकते हैं, वो भी मेन जरूरी है। रिवर्स मेंटरिंग कैन रिक्वायर करेक्शन। रिवर्स मेंटरिंग से करेक्शन हम कर सकते हैं। जब आप लोग मेंटर हैं, आप लोग कुछ बताने जा रहे हैं, जो सामने वाले पर्सन अभी मेंटर जब बनेंगे आपको उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप जल्दी से किसी भी चीज़ को गलत को सही कर सकते हैं। रिवर्स मेंटरिंग में हो जाता है। हम लोग शायद में भी बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे तो मैं हमारे देश का प्रधानमंत्री जब देखें, जब भी कोई स्पीच देता है उसके बाद नॉलेज इतनी नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे काम कर रहा है बंदा, लास्ट में ज़रूर बोलता है आइए सब मिलकर काम करते हैं। ऐसा कुछ बहुत सारे उसके स्पीच में कभी सुनेंगे ना, लोगों को बोलते हैं। उसके बोलने से ही पता नहीं कि लोगों के में ऐसे कुछ आता है कि माइंड में बहुत सारे लोग काम करने स्टार्ट किए हैं इंडिया में, अच्छे से बिजनेस स्टार्ट किए हैं। जिस एरिया में कोई फैसिलिटीज़ नहीं वहाँ पे लेडीज़ ने अच्छे से बिजनेस कर लिए हैं। पूरे पूरे गाँव में काम स्टार्ट हुए हैं, बहुत लोग ऐसे काम स्टार्ट हो गए हैं। मतलब वो एक तरह मेंटर की तरह काम कर रहे हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि उसके ऊपर डिग्री नहीं है कुछ भी, लेकिन एक ऐसा बंदा है इंडिया में जिसके लोग सुनते हैं। अभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो सुनेगा कोई? आलू से सोना ही निकालेंगे तो काम होगा भी। तो मेंटर वैसा होना चाहिए कि पेशेंस होना चाहिए। हमने बहुत लोग गालियाँ भी देते हैं प्रधानमंत्री ऐसा है वैसा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हार्म होके। मैंने कल वाले स्पीच में सुना था, सबसे पुराना मंत्री है गुलाम नबी आज़ाद है शायद, जम्मू कश्मीर का है। उस बंदे ने उस मेंटर में एग्जांपल अपनी बुक में लिखा है, कहता कि मैंने इतना टाइम हो गया मुझे ओनली पॉलिटिक्स में, मैंने आज तक प्रधानमंत्री जैसा पर्सन नहीं देखा कि कभी भी कोई भी बंदा उसके लिए गलत बोल ले उसके ऊपर अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लेता ये बंदा। नहीं तो कहता होता मुझे इसने गलत बोला है भी इसको मैं आने वाले टाइम में सिखाऊंगा। कहता मैंने अपने लाइफ टाइम में इतनी बार गलत बोला, संसद में जब बैठते हैं तो अपोजिट में कुछ ना कुछ वर्डिंग तो होती है, मैंने बहुत बार गलत बोला। कहता इस बंदे ने, मैंने पेशेंस देखी, इसने हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ये एक प्रधानमंत्री की कहता बहुत अच्छी मिसाल है हमारी कंट्री में, तब भी वो बंदा आगे बढ़ता चला जाता है। अगर हम लोग किसी में एक्शन लेने चाहिए, बुक में भी वैसा ही आता है कि आप मेंटर को सुनिए। मेंटर आप जब मैं बोलूँगा कि मैं आपसे कुछ आंसर चाहता हूँ, आपके आंसर मैं सुनूंगा, मैं बोलूँगा नहीं भाई तू रहने दे यार, तेरे कोई आंसर का बेनिफिट नहीं है, तो वो गलत हो जाता है, गलत इम्पैक्ट है। आप सबसे सुनिए, जो भी गलत बोल रहा है सुनते रहिए, कोई बात नहीं। आपके पास पेशेंस होनी चाहिए, मे भी रिजल्ट्स आपको समझा देंगे, क्योंकि रिजल्ट्स ये बंदों को आगे लेके जाते हैं। तो उसके बाद वाई इज रिजर्व मेंटरिंग नीडेड। सभी कंपनियों में कहता है रिजर्व मेंटरिंग की जरूरत क्यों है? अगर आपने न्यू स्किल्स सीखनी है, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में रखना है, लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करना है, कॉस्ट को कम करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं कि रिवर्स मेंटरिंग ज़रूरी है। क्योंकि जब सबको इन्वॉल्वमेंट का चांस मिलेगा तो कंपनी कभी भी कोई पर्सन लीव करके नहीं जाता। इसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल रिवर्स मेंटरिंग, ये एक मेन क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है। मैंने जो एग्जांपल आपको दी है, आपको लाइव एग्जांपल भी आप अपने बुक इस टॉपिक में लिख सकते हैं। एज एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि इस पर्सन ने प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोला कि ये एक रिवर्स मेंटरिंग है, फिर उस बंदे ने हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए, तो ये भी इसमें हम एज एग्जांपल लिख सकते हैं। जब भी रिवर्स मेंटरिंग करेंगे उसमें कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड मेंटर, जो गुड मेंटर होंगे उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? लिसन एंड अंडरस्टैंड, सुनिए और समझने की शक्ति उस बंदे में होनी चाहिए। चैलेंजेस एंड स्टिमुलेट लर्निंग, जो भी चैलेंजेस रुकावटें आ रही हैं उसको सीखें भी कौन कौन से चैलेंजेस हैं। टीच बाय एग्जांपल, जब भी कोशिश हो किसी बंदे को समझाना है तो एज एग्जांपल समझाओ तो बेनिफिट उसका ज़्यादा मिलेगा। इंट्रोड्यूस इन न्यू टेक्नोलॉजीज, ऑलवेज न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सोचिए। जो पुराना काम चल रहा है उसको छोड़िए, क्योंकि पुराना चीज़ें तो चल ही रही हैं, आप उसमें नया क्या लेके आएंगे उसका बेनिफिट लोगों को बताइए, नए के में क्या बेनिफिट होने वाले हैं। पेशेंट, ऑलवेज काम कंप्लीट होने के लिए पेशेंस आपके पास होने चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते आप पेशेंस खो दें, गालियाँ बंदा आपको गाली दे रहा आप भी स्टार्ट हो जाएँ तो वो गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव एडवाइस, जब भी एडवाइस होनी चाहिए वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आप बच्चे बंदे से एडवाइस मांग रहे हो वो पुरानी चीज़ों को लेके बैठ जाए। एडवाइस में जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है बंदे को बोल दी जाए भाई इसके ऊपर बात हो रही है, आप इसके ऊपर ही काम कीजिए, बाकी तो इशू चलते ही रहते हैं कंपनीज में, तो वो चलते रहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड मेंटेन्स, मेंटेन्स का मतलब क्या होता है? जो मान लो मैं मेंटर हूँ तो आप लोग सुन रहे तो आप मेंटीज हो गए, आपके में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सबसे पहले लिसन, आप लोग प्रॉपर सुनेंगे तो बेनिफिट आपको होने वाले हैं। एक्ट ऑन एडवाइस,
जब आपको पूछा जाए, आपकी एडवाइस मांगी जाए, तब आप बोलें तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। शो कमिटमेंट, हमेशा कमिटमेंट दिखाना ज़रूरी है कि हम लोग भी कुछ ना कुछ उसमें करने वाले हैं। आस्क फॉर फीडबैक, हमेशा कहता फीडबैक जरूर मांग सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे थे, हम लोग मैं बोलता हूँ टॉपिक खत्म होने के बाद भाई कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, तो उसमें आपकी फीडबैक होनी चाहिए कि आप लोग को लगता है कुछ बताना नहीं कुछ है तो आप भी बता सकते हैं। ओपन माइंडेड, कभी भी माइंड में अगर बात है तो ओपन होनी चाहिए, क्योंकि माइंड में अगर हम बात रखे बैठे क्वेश्चन रखे बैठे रहेंगे तुम पूछ ले तो गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि आपको आपका नुकसान होगा। तो ओपन माइंडेड होना चाहिए, जो कुछ पूछ रहे हैं डायरेक्ट पूछ सकते हैं उसमें। विलिंग टू चेंज, हमेशा आपके में इच्छा होनी चाहिए कि हम लोग कुछ बदलना चाहते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। एक्ट प्रो एक्टिविटी बाय डिवॉल्विंग दीज क्वालिटीज सक्सेस ऑफ रिवर्स मेंटरिंग, अगर ये सारी क्वालिटीज हम लेके चलेंगे तो रिवर्स मेंटरिंग अपने आप ही कंपनी में काम करना स्टार्ट कर जाएगी। रिवर्स मेंटरिंग में जहाँ पे बेनिफिट है वहाँ पे कुछ इन्होंने लिमिटेशन भी लिखी हैं। सबसे पहले सीनियर एग्जीक्यूटिव्स मे नॉट लाइक टू टेक एडवाइस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स हु आर जूनियर फ्रॉम देम, इसमें एक डिसएडवांटेज लिखा है, कई बार सीनियर कंपनी में ऐसे होते हैं वो जूनियर से एडवाइस लेना पसंद नहीं करते, कुछ कंपनी में ये प्रॉब्लम्स कई बार चल जाती हैं। दूसरा, इट इज़ नॉट प्रेजेंट फॉर्मली देयरफॉर लाइकली रिवर्स मेंटरिंग इज फाउंड ऑफ, हम बोले कि फॉर्मल बेस पे चलेगी कंपनी में रिवर्स मेंटरिंग, ये होता नहीं। रेयर चांस होते हैं कंपनी में रिवर्स मेंटरिंग हो, अदरवाइज तो हमेशा टॉप ने जो रिवर्स ऐसे मिलता है कि हमने जो बोल दिया वो सही है, तो इस कंपनी में ऐसा भी चल जाता है। रिवर्स मेंटरिंग प्रोग्राम में भी वाई इट विल लैक क्लियर एंड एडिक्वेट गोल्स, कई बार हमारे पास गोल जो क्लियर नहीं होते, हम लोग तो रिवर्स मेंटरिंग स्टार्ट करके बैठ जाए, उसका कोई बेनिफिट नहीं होना। जब तक पास कोई प्रोजेक्ट और टॉपिक क्लियर नहीं है जिसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या फिर आपको रिसर्च की जरूरत है, तब रिवर्स मेंटरिंग बेनिफिट में है। आप ऐसे चलेंगे तो कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा। फिर हमारे पास है वर्क लाइफ बैलेंस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कंपनी में ये भी चीज़ बैलेंस बनानी बहुत ज़रूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस हम बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक और पर्सनल लाइफ, जब आप कंपनी में बंदा कोई कंपनी में काम करने आया है, उसकी पर्सनल लाइफ के साथ बैलेंस बिठाना भी सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं इशू हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अब सब मैं बोलूँ कि आपको कंपनी में कभी जाएँ तो कंपनी में इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा था आपकी आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी है, आप अपनी सैलरी बता देंगे। फिर वहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, ये कुछ पूछी जाती है। आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप अपनी फैमिली के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो आपकी वर्क लाइफ से एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कोई बंदा बोल रहा है कि मेरी फैमिली ही मेरी मान ली मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब आपकी वीकनेस, फिर बोले बस भी सेल्फ मान ली फैमिली है, तो वहाँ पे उनको सोचना पड़ता है कि ये टैलेंटेड पर्सन है तो फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, हमें छोड़ के भी जा सकता है। तो वहाँ पे उनको वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना जरूरत है। हम बोलेंगे किसी कंपनी को, बोलेंगे बंदे को, बोले भाई तू 12-12 16-16 घंटे हमारी कंपनी में काम कर, काम नहीं करने वाला। उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी ताकि हमारी कंपनी में जुड़ा रहे पर्सन, उसको लगे कि हाँ मेरी पर्सनल लाइफ सेटअप में चल रही है, तब भी बैलेंस बनाना एचआर डिपार्टमेंट के लिए जरूरी होता है। कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हम बंदों को दे सकते हैं, ये हमेशा कंपनी में रहता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ आएंगे तो प्रॉब्लम कंपनी में जनरेट हो सकती हैं अगर हम उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दें। इन लिखा कि हाउ टू बैलेंस वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ। Imagine a life which you do not spend too much time working, usually focus on your family, carrying out time of yourself, taking care of your physical, mental, social and emotional well-being। आप कहते हैं इमेजिन कर लीजिए कितना टाइम आप कंपनी में लगाते हैं जो काम करने में, कितना टाइम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, कितना टाइम आप फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, तो कहते हैं इनमें बैलेंस बनाया जा सकता है। अभी कंपनी में मान लो बोला जाए कि आप कंपनी छोड़ के आए हैं, रीज़न क्या है अभी छोड़ने का, आप बोलेंगे भाई वो कंपनी की ड्यूटी तो भाई सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाती है, जबकि मुझे तो मॉर्निंग वॉक पे जाना होता है, हमें कुछ काम और भी होते हैं जो करने होते हैं। फिर बंदा बोलेगा हमारी कंपनी में तो 8 बजे काम स्टार्ट हो जाता है, फिर कैसे काम चलेगा। तो बैलेंस बनाना ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं बोल सकते अपना काम भी छोड़ दो, कोई भी पर्सन नहीं बोलेगा अपना काम छोड़ के हमारा काम कंप्लीट करो, तो वहाँ पर बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी है। कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन तो नहीं चेंज कर सकती, हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ को कुछ बेनिफिट देते, भाई आप आधा घंटा लेट आ जाना, शाम को आधा घंटा ज़्यादा काम कर लेना, ऐसा भी कंपनी में काम चल सकता है। उसके बाद इट इज़ नेवरदलेस फीसिबल टू अचीव ट्रू लाइफ बैलेंस, ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप ट्रू लाइफ बैलेंस आप अचीव कर लोगे, जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ आप कंप्लीट कर लोगे। एम्प्लॉयज़ को अगर कहता बेनिफिट दे दोगे तो मे बी लाइफ बैलेंस में आ सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ एडजस्टमेंट करके आपके साथ कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट वो भी करेंगे, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट आपको भी करनी जरूरी होगी। लिविंग इन योर प्लेस ऑफ हार्मनी कन्वर्टेड इन ब्लैंकेट ऑफ, अगर आपको लगता है कि जिस जगह पे आप रह रहे हो उसको नुकसान है, तो वहाँ पे आप कहता है अभी बंदे के सारे नुकसान तो दूर नहीं कर सकते, आप उसमें कहता है उस ब्लैंकेट की फैसिलिटी उसको दे दीजिए, जैसे ब्लैंकेट बोलते हैं कि चादर या कंबल दे दीजिए उस बंदे को, फैसिलिटी में बंदा आ सकता है कि आपने उसको बंदे को उन झगड़ों से बचने के लिए या फिर जो उसको हार्मनी नुकसान हो रहे हैं उस नुकसान को कवर करने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड दे दी, तो उसका बेनिफिट हो सकता है। मान लो कोई बंदा बोले कि मेरे में हमारी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम है, हमें सबसे बड़ी जो फैसिलिटीज मेडिकल की चाहिए, कंपनी बोलती है हम आपकी इंश्योरेंस करेंगे,
तो आप बंदे के सारे काम तो पूरे नहीं कर, जब आपने इंश्योरेंस कर दिया तो उसकी मेडिकल वाली टेंशन तो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से कंपनी में कहता है लाइफ को, जो आपकी वर्किंग लाइफ और जो फैमिली लाइफ है उसको बैलेंस में लिया जाता है। कॉजेज फॉर पुअर लाइफ बैलेंसेस, कंपनी में पुअर लाइफ बैलेंसेस से कुछ कारण होते हैं। कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो हिला रहता है, वो किस वजह से? सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन इज इनएडिक्वेट, बंदे का जो अपना डिसिप्लिन होता है जब इनएडिक्वेट होता है, ये कंपनी में प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई भी एम्प्लॉइज जब कंपनी में मान लो ड्यूटी रखी गई है अभी 9 बजे की, अभी एम्प्लॉय खुद ही लेट आ रहे हैं, तो कारण खुद अपने है कि अपना ही डिसिप्लिन हमारा सेटअप नहीं है, हम लोग खुद लेट हो रहे हैं। पुअर टाइम मैनेजमेंट एट वर्क एंड एट होम, हमारे टाइम की मैनेजमेंट प्रॉपर ही नहीं है। कितने घंटे कंपनी में काम करना है, कितने घंटे कर रहे हैं ना वो हमें पता ही नहीं। कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी से हम लोग 10-10 12-12 घंटे लगा रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, तो वहाँ पे लाइफ बैलेंस अपने आप ही हो जाती है। उसके बाद कंसिस्टेंसी इन्फ्लुएंस, लगातार आप किसी चीज़ से प्रभावित होते चले जाते हैं। कोई बंदा आपको कुछ बोल दे आप वही से मान लेंगे, कोई बंदा कुछ बोल दे आप वो भी मान लेंगे, लेकिन रूल्स अलग वहाँ पे कंपनी के अलग हो जाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होंगे। कंपटीशन इन द वर्क प्लेस, जब वर्क प्लेस में कंपटीशन चलेगा, हर एक बंदे को आगे जाने की होड़ लगी हुई जल्दी होगी, तो मे भी प्रॉब्लम जनरेट होंगी, वहाँ पे बैलेंस नहीं रहता। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पूरा वर्क लाइफ बैलेंसेज, आप कहता अगर मान को चलें भी आपको लगता है कि पूरा लाइफ बैलेंस अचीवमेंट आपकी नहीं हो सकी, उसके पीछे कौन कौन से कहता कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जिनको हम अनवेलकम बोल। सबसे पहले रिलेशनशिप आर हार्म्ड बाय द लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, जो भी रिलेशनशिप कंपनी में बनते हैं उससे कहता पूरा लाइफ हमारी जो बैलेंस है लाइफ की गड़बड़ में पूर्ण में जाती है। मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट ने आपको कंपनी में रखा कि आप जाएंगे, लेकिन आप एम्प्लॉय में लेबर यूनियन में जुड़ गए या कुछ अपनी संस्था बना लिया आपने, तो लाइफ बैलेंस अपने आप ही एडजस्ट हो जाती है, गड़बड़ में जाती है। स्ट्रेस फीलिंग कैन बी जनरेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज, जब कंपनी में काम करने आपको स्ट्रेस हो रहा है, डिफरेंट वेज सकते हैं। मान लो कंपनी में जॉब है, आपको डिफरेंट काम करने के लिए बोला जाए, तो भी कंपनी में पुअर लाइफ बैलेंस जनरेट होगा। पुअर वर्क लाइफ बैलेंस कॉजेज हेल्थ इश्यूज, आपकी कंपनी में आपके कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बीमारियां जनरेट हो रही हैं काम करने से, तो भी आपकी कंपनी में बैलेंस जो है गड़बड़ हो जाएगा। स्लीप इन दी हार्म्ड बाय लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, आपकी कंपनी में काम करने से आपकी जो स्लीप की प्रॉब्लम्स हैं वो जनरेट होती हैं, तो बंदा काम करते करते सोने लग जाता है, जैसे थके जाए, कंपनी में काम ही ऐसा है, तो भी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एनेक्सिटी एंड डिप्रेशंस आर लिंक्ड इन दिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपकी कंपनी में जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिस चीज़ों के बारे में आपने सोचा नहीं हुआ, आपको स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, मे बी आपके कंपनी में आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, कई बार ऐसी भी कंडीशंस होती हैं, तो भी कहता है लाइफ बैलेंस आपका खराब हो सकता है। वर्क लाइफ इम्बैलेंस कैन वीक योर इम्यूनिटी सिस्टम, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो चीज़ें हमें लगता है कि हमें रहने जीने खाने पीने के लिए सबको चीज़ें जरूर चाहिए, सांस आना प्रॉपर जो ऑक्सीजन चाहिए, अगर आपको चीज़ें प्रॉपर नहीं मिल रही हैं तो कंपनी में प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी, बंदे छोड़ेंगे कंपनी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी हेल्थ रिलेटेड इशू भी जनरेट हो सकते हैं। वर्क फील्ड प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड बाय द लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंसेस, आपका जो अपनी कंपनी में काम करने का तरीका है या फिर आपकी कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट नहीं आती, प्रोडक्शन जब उससे इम्पैक्ट होता है, प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ता है, तो ये भी प्रॉब्लम्स कंपनी में जनरेट होती हैं। इतना आज के लिए बहुत है, फिर बाकी हम लोग कल ही करते हैं।